अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का जो लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस के एमएससी पार्ट 2 के जो लेक्चर्स की चेंज चल रही है उसी के सिलसिले में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। ओके जी, इससे पहले मैं आप लोगों के सामने जो 8 लेक्चर्स प्रेजेंट कर चुका हूँ उसके अंदर हम लोगों ने सलूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस का मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू सलूशन फाइंड किया था नॉन लीनियर इक्वेशंस का। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, सलूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। लीनियर इक्वेशंस जो सी हैं उनका सिस्टम आपके पास आएगा जो आप लोग छोटी क्लासेस में देख भी चुके हैं, मैट्रिक लेवल इंटर लेवल में। आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1, a21x a22y a23z इज इक्वल टू b2, a31x a32y a33z इज इक्वल टू b3। अब इसका जो सलूशन है उसको फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड तो आप लोगों ने देखा हुआ है। उन डायरेक्ट मेथड्स में आप लोगों ने देखे होंगे एशेलॉन फॉर्म के क्वेश्चंस, फिर रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, इन्हें डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। उसके बाद क्रैमर्स रूल। ये तो थे वो डायरेक्ट मेथड जो आपने इंटर लेवल तक स्टडी की हैं। अब आप लोगों के पास जो है वो इनसे अगले मेथड्स कुछ एडवांस्ड लेवल पे जाने लगे हैं। हम लोग वो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। हमने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स ही देखने हैं। दो तरह के मेथड्स हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। एक को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं जिनकी मैंने कुछ टाइप्स यहाँ लिखी हैं। एक को इनडायरेक्ट या आइटरेटिव मेथड या न्यूमेरिकल टेक्निक्स बोलते हैं। वो मेथड्स हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, कुछ आइटरेटिव मेथड्स। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। उन डायरेक्ट मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम LU मेथड है। इसके कई नाम हैं। इसके और नामों में एक नाम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। इस मेथड को ट्रायंगुलराइजेशन मेथड भी कहते हैं। जो लोग मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये सब मेथड्स के जो नाम, ये सारे नाम जो इस मेथड के हैं वो हमारे पास नोट्स पे मौजूद लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो। फैक्टराइजेशन, ट्रायंगुलराइजेशन, डू लिटल मेथड, ये सब के सब इसी एक मेथड के नाम हैं। डू लिटल मीन्स के सिंपल सा ये बेसिक मेथड है, बहुत कम आपको एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा जिसके बाद आप क्वेश्चन जो उनसे हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है मेथड, बहुत ईजीएस्ट मेथड है। हाँ, जो इसका अमूमी तौर पर लिटरेचर में नाम लिया जाता है उसे LU मेथड कहते हैं। LU मेथड जो है बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये किस फैक्ट पे बेस करता है दैट एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को मैं इस मेथड की थीम समझा रहा हूँ। आइंदा से आप लोगों को ये थीम समझ होनी चाहिए कि कोई आपसे पूछ सकता है कि LU मेथड किस फैक्ट पे बेस करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये मेथड इस फैक्ट पे बेस करता है कि हम लोग हर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी ऑर्डर के नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिटरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिनमें डायगोनल के ऊपर या नीचे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सिफर होते हैं। अगर बिलो सिफर हैं तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर जो उनसे हैं वो ऊपर डायगोनल के सारे सिफर हैं तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यूनिटरी लोअर का मतलब क्या होगा कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है तो यूनिटरी लोअर मैट्रिक्स फिर होगा 1 0 0, यानी ये डायगोनल्स में आ गए हैं 1 1,
यहाँ आ जाएगा ये कौन सी प्लेस है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो L2 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम L3 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो L3 2 आ गया। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का आ जाए तो LU मेथड ये कहता है कि हम उस मैट्रिक्स को ब्रेक करके दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, जिनमें से एक यूनिटरी लोअर है और एक सिंपल अपर है। अपर कैसा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 U12 U13, डायगनल्स में U22 U23, फिर 0 0 लास्ट में U33 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ कुछ भी लिखा हो हम उस मैट्रिक्स को ब्रेक करके दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस फैक्ट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन की शक्ल में कि वाकई ही क्या हम लोगों के पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसे हम यूनिटरी लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में शक्ल में लिख सकते हैं। राइट, खुद से मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ लिख रहा हूँ 2 4 3 1 1 0 0 0 9। ये कोई मैट्रिक्स मैंने खुद से लिखा है। इस मैट्रिक्स को राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ LU, इन द फॉर्म ऑफ LU। तो LU की फॉर्म इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे उसका सलूशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था जिसका नाम मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया 2 4 3 1 1 0 0 0 9 और कंसिडर किया मैंने A इज़ इक्वल टू LU वेर L क्या है U क्या है। तो इसका मतलब है मैं अब L और U फाइंड करने जा रहा हूँ। तो A तो है 2 4 3 1 1 0 0 0 9, यूनिटरी लोअर में 1 0 0 L2 1 यहाँ 1 0 L3 1 L3 2 और 1, यहाँ U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 और U33 आ गया। अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली मेरा टारगेट है 9 अननाउंस फाइंड करना। यहाँ 9 अननाउंस लिखे हुए हैं, आप लोग उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। 3 अननाउंस यहाँ L के अंदर मौजूद हैं और 6 अननाउंस जो हैं वो U के अंदर मौजूद हैं। इनको फाइंड करने जा रहा हूँ और उसको अब कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए पहले इन दोनों की प्रोडक्ट। अच्छा, जब L और U की आपस में आप लोग प्रोडक्ट लोगे L और U की तो आपके पास आएगा क्या, यानी मैट्रिक्स की शक्ल क्या होगी। तो ज़ाहिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा U11, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से तो U12, फिर U13 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो L21 U11, सेकंड रो जो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बेटा L21 U12 प्लस आ जाएगा U22, और ऐसे ही सेकेंड और थर्ड कॉलम से तो L21 U13 प्लस U23 आ गया U23। जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही अब आपने थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी शेप कैसे आएगी, हमारे पास ये आ जाएगा L31 U11 L31 U11, उसके बाद L31 U12 L31 U12 L प्लस L32 U22। ये मैंने थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई की है। ऐसे ही तो थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बेटा आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 और लास्ट में प्लस आ जाएगा U33। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया आपके सामने दोनों मैट्रिसेस को, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये है जी 2 4 3 1 1 0 0 0 9। तो ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ आप लोगों को मैं ये शो ऑफ करने जा रहा हूँ कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स को L और U की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जब आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, इसका मतलब U11 तो आ गया 2, U12 जो है वो 4 आ गया, U13 जो है वो 3 आ गया। ऐसे ही आगे चलते हैं, जब ये वाली एंट्री यानी L21 U11 इसके इक्वल रखी तो वहाँ से हमारे पास जाहिर है U11 की वैल्यू 2 थी, वो यहाँ लगाओगे दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो L21 आ जाएगा 1/U11 मीन्स 1/2। तो ये चार तो मैंने वैल्यूज़ आपके सामने चार एंट्रीज़ फाइंड कर ली हैं, मज़ीद 5 एंट्रीज़ की तरफ जाना है हम लोगों ने। नेक्स्ट नंबर पे L31
U11 वो देखा तो वो सिफर के बराबर है, वहाँ से ये वन, ये इसकी वैल्यू तो जाकर डिवाइड हो भी जाए तो L310 के बराबर आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है L21 U12 प्लस U22 वो मिडल एंट्री 1 के बराबर होगी। वहाँ से जब मैंने इसको 1 के इक्वल रखा, L21 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है विच इज़ 1/2, ये L21 की वैल्यू है। U12 की वैल्यू 4 है, बट आप चेक कर लो इसकी ये कटिंग होगी तो ये 2 आएगा जो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो U22 की वैल्यू 1 - 2 मीन्स -1 आ जाएगी। अच्छा, सिमिलरली फिर आगे चलते हैं, जो L21 U13 प्लस U23 था वो किसके बराबर नज़र आ रहा है, वो सिफर के इक्वल है। अच्छा, यहाँ से जो L21 है उसकी वैल्यू 1/2 है, U13 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है U23 की बेटा वैल्यू आ रही है -3/2। यूँ मेरे पास टोटल 7 एंट्रीज़ मैंने फाइंड कर ली हैं, मज़ीद जो मेरे पास 9 एंट्रीज़ हैं मैंने अब उसकी तरफ जाना है। अच्छा, उसके लिए मैं अब इसकी बात करूँगा, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, इसका मतलब है L31 U12 प्लस L32 U22 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से L31 चूँकि सिफर था इसलिए सारी वैल्यू सिफर हो गई, ये लिखी हुई है वैल्यू। उसके बाद L32 जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, U22 हमने फाइंड किया विच इज़ -1, इसका मतलब है ये -L32 इज़ इक्वल टू 0 आएगा, विच इज़ L32 भी बाई चांस सिफर हो गया। अच्छा, ये वाली वैल्यू मैंने निकाली। अब लास्ट एंट्री की तरफ आते हैं विच इज़ L31 U13 L32 U23 प्लस U33 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये लास्ट वाली जो एंट्री है ये 9 के इक्वल रखी है मैंने, ये वाली एंट्री इसके बराबर। वहाँ से वैल्यू निकालते हैं, L31 सिफर था, ये सिफर आया। L32 जो सा वो भी ज़ीरो था, बाई चांस ऐसा हुआ, मैंने वैल्यूज़ ऐसी ली हुई हैं, तो U33 इज़ इक्वल टू 9 आ गया। तो यूँ हमने 9 एंट्रीज़ फाइंड कर ली। इसका मतलब L अगर मुझे वो कहता लिख के दिखाओ तो L था यूनिटरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ L21 था, L21 की वैल्यू आप लोगों के पास थी 1/2। उसके बाद L31 की वैल्यू जो सी है वो सिफर है, L32 की वैल्यू भी ज़ीरो है। उसके बाद जो U निकाला है मैंने U11 उसकी वैल्यू मेरे पास 2 है, U12 की वैल्यू 4 है, फिर U13 की 3 है, U22 की वैल्यू -1 है, और U23 की जो वैल्यू है वो -3/2 है, U33 की जो वैल्यू आई है वो 9 है। तो ये टोटल मेरे पास 9 एंट्रीज़ आ चुकी हैं। सो आखिरी लाइन या लास्ट लाइन मैंने क्या लिखनी है, सो मेरे पास जो मैट्रिक्स A था विच इज़ 2 4 3 1 1 0 0 0 9, इसको किस शक्ल में लिख सकते हैं, यूनिटरी लोअर की शक्ल में 1 0 0 1/2 1 0 0 0 1, और अपर ट्रायंगुलर 2 4 3 0 -1 -3/2 0 0 9। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कोई भी ऑर्डर हो उसे एक यूनिटरी लोअर और एक सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शेप में चेंज कर सकते हैं। तो ये लेक्चर का पहला पॉइंट था जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट के तौर पर यहाँ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स A है विच इज़ 1 2 3 0 4 0 1 1 9, आपने इसकी L और U की शेप बना के तो एज एन असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, जैसे आप लोग करते हैं। आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हैं ये बातें सारी, तो आप लोग वहाँ शेयर करिएगा। आगे चलते हैं। सो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक यूनिटरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब यही बेस बनी इस मेथड की कि हम लोगों के पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा, यानी इस मेथड की डेरिवेशन से ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन समझने वाली है। तो बहरहाल मैं मेथड की डेरिवेशन भी आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया A11x A12y A13z इज इक्वल टू B1 A21x A22y A12 लिखा हुआ जी A22y A23z इज इक्वल टू B2 A31x A32y A33z इज इक्वल टू B3। तो आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, आपने से LU मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे पहले से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने, इन मैट्रिक्स फॉर्म।
तो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, XYZ, और यहाँ B1, B2, B3। आपने इसका नाम A रख लेना है, इसका नाम X रख लेना है, इसका नाम B रख लेना है। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी AX इज़ इक्वल टू B। इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। अब आपने यूज़ करना है LU मेथड को। LU मेथड अभी मैंने बताया क्या कहता है कि A को हम लोग लिख सकते हैं L मल्टीप्लाई बाई U की शक्ल में। उससे हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन 1 बिकम, ऑब्वियसली A की जगह LU आएगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी LU X इज इक्वल टू B। अगर ये वहाँ से बेटा आप लोगों ने सेट करना है UX को किसी नए मैट्रिक्स है, या दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट नया मैट्रिक्स आएगा, उसका नाम रख लिया मैंने Y। सो इक्वेशन 3 क्या बनेगी? LY इज इक्वल टू B। इसका नंबर मैंने दे दिया इक्वेशन 5। अब आपने ये सारे वैल्यूज़ लिखने के बाद अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है जो मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास अगर कोई कहता है LU मेथड की स्कीम लिख के दिखाओ कि LU मेथड है क्या, तो आपने स्टार्ट यहीं से लेना, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसे नाम AX और B रखना है, ये सारा सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद चलना कैसे? आपका टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है X फाइंड करना, यानी स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू को फाइंड करना जो यहाँ लिखा हुआ है। अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा? उसके लिए सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, और जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया आपको एक एग्जांपल के तौर पर, इस A को L और U की शक्ल में लिखेंगे सबसे पहले। इसका मतलब है इसकी मदद से L और U फाइंड करेंगे। जब L और U आ जाएगा तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर आपने यूज़ करनी है 5। इसके बाद इक्वेशन 5 में L और B का हमें पता होगा, B तो ये है, जो L है वो यहाँ से फाइंड हुआ होगा, वो यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Y पहले फाइंड करना है, और फिर उस y की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करना है। u जो यहाँ से फाइंड हुआ होगा उन दोनों को यूज़ करके आपने x फाइंड करना है। ये है आपका टारगेट। आप लोगों ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, LU मेथड आपसे कोई पूछता है कि किस प्रोसीजर से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, यानी हमने XYZ फाइंड करने हैं। हमने किस वे से चलना है? हमने सबसे पहले A को LU की शक्ल में लिख के, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल समझाई है, 9 चीज़ें फाइंड करनी है आपने ताकि L और U आ जाए। फिर उस L और U में से जो L की वैल्यू वो यहाँ इक्वेशन 5 में, और B की वैल्यू क्वेश्चन से दे के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके Y फाइंड करना है। उस Y को आपने इक्वेशन 4 में यूज़ करना है। U यहाँ से निकला होगा, दोनों सब्स्टिट्यूशंस के बाद हमें XYZ फाइंड हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके चेक करते हैं। अब मैं यहाँ आपके सामने क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ वो आपके नोट्स के ऊपर सॉल्व भी है, पेज 78 के ऊपर। कहता है कि सॉल्व करके दिखाओ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, x2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है बेटा 4x1 प्लस 3x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 28। थर्ड जो इक्वेशन है वो 2x1 प्लस 4x2 प्लस 17x3 इज इक्वल टू 31 है। तो जब आपके पास ये आएगा तो आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म है 2 1 1 4 3 10 2 4 17 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 11 28 और 31। तो सबसे पहले मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसका नाम A, इसका नाम X पोज करना है, इसका नाम B, मेरे पास इक्वेशन आ जानी है X इज इक्वल टू B। इसका नंबर आपकी मर्ज़ी है, जो नंबर मर्ज़ी दे दें। बाय LU मेथड आपने A को किसके बराबर पुट करना है? LU के। अच्छा, वहाँ से क्या करना है? वहाँ से आपने A की जगह A की वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 4 17 इज इक्वल टू L क्या था? यूनिटरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया है ऐसा। L31 L32 1, और यहाँ सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33 लिखना है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कंपैरिजन करना है। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग खुद इसको अब करिएगा। मैंने आपको भी समझाया ऐसा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहाँ से L क्या आएगा
और वहाँ से u क्या आएगा जी। तो यूँ आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने l और u की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, जो l की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 100 यूनिटरी लोड था। उसके बाद L2 1 2 है, L3 1 की जो वैल्यू है, L3 1 की वैल्यू 1 है, L3 2 की वैल्यू 3 है और ये वैल्यू सिंपल 1 है। तो ये यूनिटरी लोअर आप लोग चेक करिएगा, खुद सॉल्व करके देखना इसको। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है L और U की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ। U की वैल्यू है 2 1 1, फिर उसके बाद 0 1 8 और फिर 0 0 -8। तो ये बेटा मैंने आपके सामने ये लिखा यही है कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो 9 वैल्यूज़ आएंगी वहाँ से एल और यू ये बनेगा। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या था, मैंने आपसे कहा था इसका नंबर रख लीजिएगा 2। नाउ सेट करिएगा, बल्कि सो इक्वेशन 1 जो सी है यहाँ से आएगी क्या, इक्वेशन 1 थी ए, तो उसकी जगह आ जाएगा एल यू और साथ एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से सेट करना है, इस इक्वेशन का नंबर 3 दे दिया है, यहाँ से सेट करना है यू एक्स को वाई के इक्वल, इसका नंबर आ गया 4। सो इक्वेशन 4 जो इक्वेशन 3 है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज एल वाई इज इक्वल टू बी, इसका नंबर दे देना 5। तो यही प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन में अडॉप्ट करना है जो एल यू मैथड के थ्रू सॉल्व करना है आप लोगों ने। अच्छा, जब वो यहाँ पहुँच जाओगे तो फिर उसके बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करना है। अच्छा, इक्वेशन 5 को यूज़ कर रहा हूँ, नाउ यूज़ इक्वेशन 5। मैं एक असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ इस लेक्चर के एंड पे, पहले आप इसको ऑब्जर्व कर लें। नाउ यूज़ 5 एल वाई इज इक्वल टू बी। देखो एक ऑब्वियस बात है, पहले नंबर पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हमें ये वाई के ऑर्डर का कहाँ से पता लगेगा, मैट्रिक्स तो नाम आपने वाई रख दिया, माई वाई है क्या जिसको उसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो देखो एल का ऑर्डर है 3x3, बी का ऑर्डर बेटा जो बी था वो एक कॉलम मैट्रिक्स था। कॉलम मैट्रिक्स क्या था, बी आपके पास लिखा हुआ, मैं यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ, वो था 11 28 और 31। तो इसका ऑर्डर था 3x1, इसका मतलब इसका ऑर्डर है 3x1। तो वाई का ऑर्डर क्या होगा, वाई ऑब्वियसली वाई का ऑर्डर अगर फाइंड करना है, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट पॉसिबल ही उस वक्त होती है जब पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ के बराबर, इसका मतलब इसके रोज़ तो 3 होंगी। और जो आंसर आता है आंसर, उसका ऑर्डर ये होता है, यानी पहले के रोज़ और दूसरे के कॉलम्स, इसका मतलब इसकी 3 वैल्यू है, यहाँ पे भी 3 है तो ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब वाई का ऑर्डर भी 3x1 होना चाहिए। इसका मतलब है जब आपने यहाँ एल वाई इज इक्वल टू बी लिखना है तो एल तो आपके पास फाइंड हुआ है पहले 1 0 0 2 1 0 1 3 1। जो वाई आपने बेटा लिखना है वो है y1 y2 y3। ऐसा क्यों लिखा है अभी मैंने मतलब मकसद इसका समझाया था। 11 28 और 31 यहाँ तक मैं आ गया हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले अब y1 y2 y3 यानी y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, वहाँ से अब जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो फर्स्ट कॉलम से तो y1 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से तो 2y1 प्लस y2 आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से तो y1 प्लस 3y2 प्लस y3, और ये सारी चीज़ 11 28 और 31 की इक्वल। वहाँ से y1 की वैल्यू 11 आ जाएगी, ये y1 की वैल्यू है। 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 28 है, वहाँ से बेटा y2 निकालना है, 11 यहाँ पुट किया, 22 तो जाके माइनस हुआ तो y2 6 आ गया। अच्छा, y2 6 आ गया, उसके बाद ये वाली इक्वेशन को 31 के इक्वल रखा, y1 प्लस 3y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 31। y1 की वैल्यू 11 है, y2 की वैल्यू 6 है, वहाँ से 18 और 11 29, ये उधर जाके माइनस होगा तो y3 की वैल्यू 2 आ गई। लिहाजा हमारे पास y मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब इस y को आपने इक्वेशन 4 में पुट करना है और u की वैल्यू को यूज़ करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन यानी x1 x2 x3 आएगा। सो मेरे पास y की वैल्यू क्या है, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन 4 को, यूज़ इक्वेशन 4। अच्छा, इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 थी यू एक्स इज इक्वल टू वाई। बेटा u की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 1 1 0 1 8 0 0 -8, ये वैल्यू थी u की। अच्छा, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x1 x2 x3, और लास्ट में यहाँ y की जगह क्या आएगा, y1 की तो वैल्यू हमने फाइंड की थी 11, y2 की वैल्यू 6 थी और y3 की वैल्यू 2 थी। ये सारी बातें अब यहाँ सब्स्टिट्यूट होंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो 2x1
प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 आएगा फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट कॉलम से। तो x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू 6 और लास्ट में माइनस 8x3 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये वो तीन इक्वेशंस आई हैं जिससे हमने x1 x2 x3 फाइंड करना है। हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन का नंबर दे दो, जो भी इक्वेशन का नंबर देना चाहो, मैं ABC लिख रहा हूँ। यूज़ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आपने लास्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन तक जाना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ से मेरे पास -8x3 इज इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। -8x3 जब 2 के इक्वल आएगा तो वहाँ से x3 की वैल्यू आएगी -2/8 मीन्स -1/4। उसके बाद आपने इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन बी में पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x2 प्लस 8 के साथ x3 की वैल्यू आई इज इक्वल टू 6। ये कटिंग होगी और ये -2 आएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, यूँ मेरे पास x2 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब ये दोनों बातें मैं पुट करूँगा, पुट x2 एंड x3 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए है 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। अच्छा, इसको अब सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 1/4 -8, इसका ये 11 माइनस 8 तो 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1/4 एलसीएम लोगे तो 4 3 12 प्लस 1 13। तो बेटा x1 की वैल्यू 13/8 आ जाएगी। ज़ाहिर है ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो ये हमारा सोलूशन सेट है। सो हम लोग सोलूशन सेट लिखेंगे कैसे, दरमियानी ब्रैकेट यूज़ की, फिर छोटी स्मॉल ब्रैकेट। x1 की वैल्यू आई हुई है 13/8, x2 की वैल्यू आई है 8 और x3 की वैल्यू आई है -1/4। तो यूँ आप लोगों ने किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को LU मेथड के थ्रू ऐसे फाइंड करना है। और लास्ट में एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। उसके लिए हमारे पास जो तीन इक्वेशन स्टार्ट में क्वेश्चन में गिवन थी उसके अंदर ये x1 x2 x3 की वैल्यू आप पुट करें तो दोनों साइडें आपस में इक्वल आनी चाहिए, यानी ये सोल्यूशन उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन आप खुद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अब LU मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाना है आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट बाय LU मेथड। LU मेथड के थ्रू आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + 2y + z = 4, 3x - y + 5 = 7 और फिर x + y + 9z = 11। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपने इसे LU मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। इसका सलूशन सेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका सलूशन सेट यानी इसका आंसर आएगा 1 1 1। तो आंसर भी मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कर दिया है। ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है लेकिन LU मेथड को यूज़ करके, और फिर आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट प्रेजेंट करना है। होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग LU मेथड की मदद से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम नए मेथड की तरफ जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा उसका नाम है क्राउड स्कीम। क्राउड स्कीम हम लोगों ने इसके बाद सीखनी है। क्राउड स्कीम जो है वो इन्वर्स ऑफ LU मेथड भी कहलाता है, यानी LU मेथड का उल्ट है क्राउड स्कीम। तो वो कैसे उल्ट होगा, अगर आप थोड़ा सा माइंड को यूज़ करो बेटा, तो उल्ट ऐसे होगा कि जो LU में L था वो यूनिटरी लोअर था और U सिंपल अपर था। अब यहाँ रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा, L सिंपल लोअर होगा और U यूनिटरी अपर होगा। क्राउड्स मेथड या क्राउड स्कीम जो वो ये कहती है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दो ऐसे मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं जिनमें से एक सिंपल लोअर होगा और एक यूनिटरी अपर होगा। तो जो इन्वर्स वाला लेक्चर है बेटा उसके देने के बाद हम लोग क्राउड स्कीम की तरफ आएंगे। क्राउड स्कीम के अंदर जो आप लोगों ने स्टेप्स करने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कई मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर कि क्राउड स्कीम जो सा उसके स्टेप्स लिख के दिखाएं।
यानी आप कौन से स्टेप्स को यूज़ करके किसी क्वेश्चन को क्राउड स्कीम की मदद से सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेप्स भी आपको लिखने आने चाहिए, उनकी तरफ भी हम चलेंगे। होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। लेक्चर अगर आपको चैनल से कोई फ़ायदा होता है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स अपने क्लास फेलोज़ तक, अपने दोस्तों तक ये कन्वे करें कि ये चैनल है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। फिर इंशाल्लाह बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।